दोस्तों, नेचर ने इंसान को इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कई ऐसे तोहफे दिए हैं जिनके सहारे इंसान इस दुनिया में सदियों से जी पा रहा है। पेड़ पौधे, खेत, पहाड़ और नदियां, सभी कुछ हमें कुदरत ने वरदान में दिया है। इन सभी में इंसान को जिंदा रखने और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका नदियां निभाती हैं, जिसका पानी हम इंसानों की बड़ी बड़ी जरूरत को पूरा करने के काम आता है। जहां एक तरफ कई नदियों के मीठे पानी को इंसान पीता है, वहीं दुनिया भर में की जाने वाली खेती का आधार ये नदियां ही हैं। और इन नदियों की बदौलत ही आज बड़े बड़े पावर प्लांट्स भी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम कर पा रहे हैं, जो किसी भी देश के इंडस्ट्रियल फील्ड का बेस होती है। इसलिए नदियों की इंपॉर्टेंस को अपनी जिंदगी में समझते हुए हम आज की अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के 5 प्रमुख देशों के बीच बहने वाली एक बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की, जिसकी गिनती न केवल भारत, एशिया बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में शामिल नील और अमेजन नदी के साथ करी जाती है। यह नदी भारत के अलावा चीन, भूटान, तिब्बत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए जीवनदायिनी होने के साथ साथ इन सभी देशों के एग्रीकल्चर और इकोनॉमिकल फील्ड में भी काफी सपोर्ट करती है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मपुत्र के विस्तार और महत्व के बारे में अपनी आज की इस वीडियो में। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थान से एक छोटी सी बर्फ की पिघली हुई धारा के रूप में आगे बढ़ते हुए कई सहायक नदियों के मिल जाने के बाद एक महानदी का रूप ले लेती है, जो भारत की एक प्रमुख महानदी के तौर पर जानी जाती है। हालांकि इसे दुनिया की 10 सबसे लंबी नदियों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अपने बड़े विस्तार और क्षेत्रफल की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी की दुनिया की सबसे बड़ी नदियों के साथ अक्सर ही तुलना होती रहती है। भारत, चीन, तिब्बत और बांग्लादेश जैसे देशों के लाखों लोगों को जीवन और रोजगार देने वाली ये ब्रह्मपुत्र नदी, जहां एक तरफ इन सभी देशों में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है, वहीं टूरिज्म, सुंदर वन फॉरेस्ट और खूबसूरत नजारों की वजह से भी ये नदी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। ब्रह्मपुत्र की उद्गम यात्रा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान तिब्बत के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मानसरोवर झील से लगभग 60 किलोमीटर दूर मौजूद चेमायुंगडुंग नाम के बर्फीले झरने से होता है। ये झरना समुद्र तल से लगभग 5300 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जहां यह केवल एक छोटे झरने के रूप में ही दिखता है। दिखने में बेहद साधारण सा लगने वाला ये झरना असल में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक मुहाना है। यहाँ से बढ़ता हुआ ये झरना तिब्बत की पहाड़ियों से गुजरता है और पहाड़ियों से गुजर के दौरान इस झरने में वहां की पहाड़ियों से निकलने वाले छोटे मोटे झरने और नाले भी आकर मिल जाते हैं, जो आगे बढ़ते हुए एक नदी में बदल जाता है, जिसे तिब्बत के स्थानीय निवासी सांगपो का नाम देते हैं। लगभग 2900 किलोमीटर लंबी इस ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश हिस्सा सांगपो के नाम से तिब्बत में ही लगता है, जो कुल मिलाकर 1800 किलोमीटर तक लंबा होता है। 1800 किलोमीटर तिब्बत क्षेत्र में चलने के बाद ये नदी भारत में प्रवेश करने से पहले हिमालय की घाटियों में गहरा, घुमावदार और तीखा मोड़ लेकर बल खाती हुई आगे बढ़ती है। दोस्तों, आपको बता दें, ये वही जगह है जहां पर चीन अक्सर ही भारत को इस नदी के ऊपर एक बड़ा डैम बनाने की धमकी देता है, और भविष्य में कभी ये डैम अगर बनकर तैयार हो जाता है तो उससे भारत और बांग्लादेश, इन दोनों ही देश के कई बड़े बड़े हिस्सों के बंजर हो जाने का खतरा बन जाएगा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो से दिहांग नदी में बदल जाती है। अरुणाचल के लोग इसे दिहांग नदी के नाम से पहचानते हैं, जो आगे बढ़ने पर लोहित नदी से मिलती है। इसके यहाँ से और आगे बढ़ने पर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश के वासी अपने यहाँ आई इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में आगे बढ़ते हुए ये नदी पद्मा नदी से समागम करती है और आगे बढ़ती हुई भारत में जाकर गंगा नदी का नाम ले लेती है। इन दोनों ही नदियों से मिलने के बाद बनी एक महान नदी, जिसे मेघना नाम दे दिया जाता है, जो आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। इस तरह ये ब्रह्मपुत्र नदी एक लंबी यात्रा के दौरान कई देशों के कई बहुमुखी उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने अंतिम स्थान को प्राप्त कर लेती है। कृषि और उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के हिस्से में आता है, जो वहां के एग्रीकल्चर के साथ साथ वाटर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और वनों को भी सींचने का महत्वपूर्ण काम करती है। भारत की इस महत्वपूर्ण नदी पर किए गए सर्वे के हिसाब से केवल भारत में ही ब्रह्मपुत्र के तटीय इलाकों में लगभग 12,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन आराम से हो सकता है, जो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद सभी इलाकों की सभी जरूरत को आसानी से पूरा भी कर सकता है। और इसी योजना के हिसाब से पिछले कुछ सालों में इस नदी के तटीय इलाकों के आसपास
कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स को बनाया गया है। 5 देशों में विभाजित है ये महान नदी। दोस्तों, अगर इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी नदी मानी जा सकती है, जो पूरे 5 देशों में बटी हुई है। अगर इसकी लंबाई को हम तिब्बत से नापना शुरू करें तो अकेले तिब्बत में ही इसका 1625 किलोमीटर का हिस्सा मौजूद है। वहीं भारत में ये नदी 918 किलोमीटर लंबी है और बांग्लादेश में ये नदी 363 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद है। साथ ही ये दुनिया का इकलौता 4000 फीट की ऊंचाई पर बहने वाला प्रवाह है, जिसकी औसतन गहराई लगभग 124 फीट की है। वहीं इसकी अधिकतम गहराई 380 फीट है। इसके अलावा आपको ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई एक खास बात और बता दें। जहां भारत में ज्यादातर नदियों का नाम फीमेल बेस पर रखा गया है, वहीं ब्रह्मपुत्र एक अकेला मेल नेम्ड रिवर है और इसके पीछे की मुख्य वजह अभी हम नहीं जानते। वहीं कहीं कहीं ये नदी इतनी ज्यादा विस्तार लिए हो जाती है कि इसकी चौड़ाई लगभग 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जिस वजह से इसकी तुलना एक महासागर से भी करी जा सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी का महत्व। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का महत्व जानने के लिए अगर आप इसके उद्गम स्थान से शुरुआत करेंगे तो आपको वहां ज्यादातर भूरी और सूखी पहाड़ियां ही नजर आएंगी, लेकिन हिमालय की चोटियों में प्रवेश करने के साथ ही इस नदी के आसपास मौजूद पहाड़ों का रंग भी बदलकर हरा हो जाता है। साथ ही कहीं कहीं आगे बढ़ने पर इस नदी के आसपास का क्षेत्र घने वर्षा वनों में बदलने लगता है और इन घने जंगलों में जंगली जानवरों की ऐसी अनोखी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया के और जंगलों में देखने को नहीं मिलती हैं। इन्हीं जंगलों में ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा काजीरंगा नेशनल पार्क न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अनोखे जानवरों के पार्क के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इन डेल्टा वनों में मौजूद वनस्पति भी काफी खास अहमियत रखती है। इसके आगे और बढ़ने पर जब ये नदी गंगा नदी से मिलती है तो मेघना के रूप में बदलकर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा बनाती है, जो अपने आप में इतना बड़ा डेल्टा है जिसमें बड़े बड़े जंगल तक समाये हुए हैं। इन्हीं जंगलों में सुंदरवन नाम का जंगल भी शामिल है, जो दुनिया के बड़े जंगलों में गिना जाता है। ये एक सदाबहार वन है जिसका एक बड़ा भाग गंगा और मेघना नदियों के डेल्टा के ऊपर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र द्वारा पोषित हुए इस जंगल को एक महत्वपूर्ण जंगल मानते हुए यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, क्योंकि इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर व्हाइट टाइगर जैसी दुनिया से विलुप्त हो चुकी एनिमल स्पीशीज मौजूद हैं, जो इसे और जंगलों से अलग बना देती हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जहां एक जीवनदायिनी नदी के तौर पर देखी जाती है, वहीं मानसून के दौरान हमें इस नदी का एक विकराल रूप देखने को मिलता है। वो भी तब जब इसका जल स्तर काफी बढ़ जाता है, जिस वजह से इस नदी के आसपास मौजूद लाखों वर्ग किलोमीटर एरिया पानी में डूब जाता है, जिस वजह से इसका क्षेत्रफल विस्तार और भी बड़ा हो जाता है, जो देखने में एक समुद्र की भांति लगने लगता है। तो देखा दोस्तों आपने हमारे भारत में इस ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी वैल्यू है। अगर कभी ये ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से हमारे भारत के तटीय क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई होती तो हमारे भारत का एक बड़ा भूभाग सूखाग्रस्त और बंजर हो सकता था। इसके साथ ही इस नदी के तट पर मौजूद कई बड़े बड़े वन और उसमें रहने वाले खास जानवर भी बुरी तरह से प्रभावित होते। दोस्तों, आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी ये भी लिख दीजिएगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।